अरे मुझे आज वो शर्मा जी, मोदी जी लाल डायरी आप ही के लोग विधानसभा से छीन के ले गए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो उनकी सरकार है। ये मैं मोदी जी का भाषण एमएसपी पे सुनवा रहा हूँ, मीडिया के साथी तो चलाते नहीं है, है ना। और वो वाजपेयी जी को मैं भेज दूंगा, सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मोदी जी के वो कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो एक शो तो लाल डायरी पे बनता है कि वे राजस्थान में ठीक है, वो लाल डायरी चली गई, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया और उस लाल डायरी पे वोट मांगे गए, एक एफआईआर तो बनती होगी कहीं ना कहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, जो आपने कहने का प्रयास किया, हमारे किसी चीफ मिनिस्टर ने आपके राजस्थान के सीएम की तरह ये नहीं कहा मैं जादूगर हूं। मैं तो पेपर लीक के ऊपर किसी ने जादूगर शब्द नहीं बोला। और आपको बता दूं, वो लाल डायरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजेंद्र गुडा उस समय मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर का बयान फ्लोर ऑफ द हाउस पे है सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, और जैसी छींचातानी हुई उसके बाद धक्का मुक्की। और मान्यवर, आप वरिष्ठ व्यक्ति है, क्या बचकाना बयान दे रहे हैं? सदन के पटल पर दिए गए बयान पे एफआईआर हो सकती है क्या? यह संविधान के द्वारा संभव है क्या? एकदम आके कुछ भी बोलने लगना। हाँ भाई, आगे स्वाद। देश की जनता के सामने चित्र एकदम साफ है। ये अपने परिवार का राजतंत्र चलाने वाले, लोकतंत्र की चादर ओढ़कर अपने परिवार का राजतंत्र चलाने वाले 7 परिवारों के फर्माबरदार आज बनने की कोशिश करते हैं लोकतंत्र के झंडा बरदार। देयर आर 7 पार्टीज जिन्होंने 3-3 पीढ़ी से कभी अपने यहां परिवार के अलावा किसी के हाथ में सत्ता नहीं सौंपी, लाइक दी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। वो आकर आज कहते हैं कि डेमोक्रेसी बचाने के लिए चाहिए। तो मैं एक और बात, आपने बहुत सारी बातें बताई नाविका जी, एक और बात बता दूं, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब पर हमारे जमाने में बना है, यह भी इनको ध्यान रखना चाहिए। ऑल टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे जमाने में है। सोलर एनर्जी में हम 25 गुना छलांग लगा चुके हैं और इस समय 4th नंबर के ऊपर आ गए हैं दुनिया में सोलर एनर्जी में। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हमने 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं, जो दुनिया के नेक्स्ट 4 देशों से मिलाकर हमसे ज्यादा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत हर दृष्टि से जितना आगे बढ़ा है, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है, 54 करोड़ लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में आए हैं। तो भारत का जिसे कहते हैं वाह्य आभ्यंतर विकास जिस प्रकार से एक नए रूप में पहुंचा है, बात तो सही है। श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा एक सामान्य बात नहीं है। 1000 सालों में विंध्य के उत्तर में, पूरे उत्तर भारत में यह पहली बार हमारे किसी तीर्थ पे कोई बड़ा मंदिर बन रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1000 सालों में पेशावर से लेकर कोलकाता तक जब से विदेशी आक्रमणों में ध्वस्त होना शुरू हुआ, विंध्य के उत्तर दक्षिण भारत में तो मंदिर बच गए थे, ये सब मंदिर ध्वस्त हो गए थे, पहली बार भव्य मंदिर बना है। तो ये भारत की शताब्दियों से सोई हुई चेतना और आत्म गौरव के उद्भव होने का भी समय है। और ये सब लोग पुराने आधार पे टिके हुए हैं, जात बिरादरी में बांट के कर लेंगे, थोड़ा भ्रष्टाचार बचा के कर लेंगे, सीटों का एडजस्टमेंट करके कर लेंगे, सोशल इक्वेशन बना के कर लेंगे। और हम कहते हैं कोई इक्वेशन नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, सिचुएशन एक है कि भारत को डेवलप कर कर, हर व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाकर, भारत की आंतरिक और वायु सुरक्षा को मजबूत करके, सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करके, एक ऐसे प्रधानमंत्री के द्वारा जो यशस्वी भी है और तपस्वी भी है, उसके नेतृत्व में हम महान भारत का मार्ग अमृत काल में प्रशस्त करने जा रहे हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है इनकी सोच और हमारी सोच में। हमारा नेतृत्व जांचा परखा खरा भरोसे का, इनका नेतृत्व घबराया हुआ, अंतर्विरोधों से भरा हुआ, आपस में लड़ता हुआ, ये पता ही नहीं कि कौन किसके साथ है, कौन किस पे लगा रहा घात है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। टैक्स को 10 लाख की लिमिट से 1 करोड़ बढ़ाकर का फायदा हुआ है। जो 10 लाख का जो मंदिर 10 लाख का टर्नओवर था उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। दूसरा चीज, ये कॉमन सेस पूल में जाते हैं, जिससे गरीब मंदिर, जिन मंदिरों में रेवेन्यू नहीं होता, उन मंदिरों का कल्याण होता है। ये जब माननीय येदियुरप्पा जी, बोम्मई जी, सदानंद गौड़ा जी मुख्यमंत्री थे, तब भी ये लगता था। ये कांग्रेस ने टैक्स नहीं लगाया, उल्टा जो 10 लाख की लिमिट थी उसको 1 करोड़ कर दिया है। इस पे कांग्रेस को साधुवाद देने के बदले इस तरह की डिलिबरेट फेक न्यूज फैलाई जा रही, कम्युनल पोलराइजेशन की। और मैं बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में इस बात का ऑब्जेक्शन
करता हो, कौन से खास वर्ग को इससे फायदा होगा अगर इस तरह से होगा? आपका इशारा क्या मुसलमानों की तरफ था? क्योंकि ये बात तो नहीं है कि मुसलमान खुश होगा कि हिंदू टेम्पल्स पे टैक्स लग रहा है। टैक्स एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। आप बोल दीजिए प्लीज सारे मंदिरों को अबॉलिश पे, जो गवर्नमेंट कंट्रोल अबॉलिश करते, प्लीज उसको आप टैक्स फ्री कर दीजिए। किसने रोका है केंद्र की सरकार को? कल बिल ले आए, क्यों नहीं ला रही है? एक लास्ट चीज नाविका जी, मैं बहुत ज्यादा बातें करना चाहता, लेकिन इसी टॉपिक पर इस वक्त महाराष्ट्र में सुधांशु जी जानते, वर्तमान बीजेपी अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो मंदिरों के कंट्रोल पे, कौन किसका चेयरपर्सन बनेगा उसकी डिबेट चल रही है। तो अगर आपको मंदिरों को फ्री करना, ये आरोप भाजपा पे क्यों नहीं लगता? क्यों ये पोलराइजेशन का आरोप कांग्रेस पे लगता है? अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने मंदिरों पर टैक्स लगाया था। मंदिरों का जो मद्रास प्रेसिडेंसी एंडाउमेंट एक्ट लाए थे नेहरू जी के जमाने में, हर्षवर्धन जी को ध्यान होगा, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तब इन्होंने संविधान संशोधन करके टैक्स लगाया। और हमें भी बचपन में याद है, कुंभ मेले पर जब जाते थे तो लखनऊ से प्रयाग वाली गाड़ी में किराया बढ़ जाता था। कहा जाता था मेला टैक्स है, मगर हज सब्सिडी मिलती थी। हज सब्सिडी मिलती थी, कुंभ मेला पे टैक्स लगता था। वक्फ बोर्ड के लिए इनको अनियंत्रित जमीनों पर नियंत्रण मिलता था मुस्लिम संस्थानों को, और हिंदुओं के लिए अगर कोर्ट भी फेवर में निर्णय कर दे तो संविधान में संशोधन कर दिया जाता था। और दूसरी बात नहीं है जनाब, आज के जमाने में जो ये संदेश खाली की घटना हुई है, कांग्रेस ज्यादा गुरेज उन महिला एक्टिविस्टों के ऊपर है। वो आज कहां चली गई? उन दलित एक्टिविस्टों के ऊपर है, वो कहां चले गए आज? अब ना उन्हें आदिवासी दिख रहा है, ना उनको महिला दिख रही है। अरे भाई, कांग्रेस तो राजनीतिक दल है, वामपंथी तो राजनीतिक दल हैं। ये तो वोट के तराजू पे तौलते हैं दुनिया का दर्द, और तब देखते हैं कौन सा दर्द कौन से तगड़े वाले वोट बैंक का है, तो उस दर्द पे चुप्पी साध लेते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मगर ये जो सोशल एक्टिविस्ट थी वो कहां गई? उनको ना इसमें दिख रहा, ना उनको केरल में लव जिहाद की बच्चियों में दिखता है, ना कश्मीर में हुए बच्चियों के साथ दिखता है, उनको कहीं नहीं दिखता। और मैं भारत की युवा लड़कियों से कहना चाहता हूं, ये सोचिए, ये वही लोग हैं जो आपसे कहते हैं कि आपको पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर कह दिया जाए कि मंदिर में अमुक ड्रेस से जाना चाहिए तो लड़ने को तैयार रहती, मगर यही हिजाब पे चुप्पी नहीं साधती है, हिजाब का समर्थन करती हैं। सोचिए, ये पॉलिटिकल पार्टी की कैसी विंग है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह संदेश खाली आज का नहीं है। आज से 78 साल पहले का नोआ खली याद करिए, जब सैयद हुसैन सोहरावर्दी के नेतृत्व में इसी ढंग से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, मगर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए थी। फिर मैं कह रहा हूं, वो सोहरावर्दी जो बाद में जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, वो उसके बाद नरसंहार करने के बाद 2 साल भारत में रहा, अपनी सारी प्रॉपर्टीज सेटल करके गया, क्योंकि नेहरू की कांग्रेस को लगता था कि हमारा वोट चलना चाहिए, देश जाता है तो जाने दो। 16 अगस्त 46 के बाद देश टूट गया, बांग्लादेश चला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी आ गया। आज संदेश खाली की ममता बनर्जी को लगता है हमारी चंद समय की, कुछ सालों की सत्ता बची रहनी चाहिए, अगर मालदा और आसपास का इलाका बन जाता है तो जाने दो। इसलिए देश के लिए एक बड़ा यक्ष प्रंच है, जो नोआ खली से लेके संदेश खली तक, सोहरावर्दी से लेके ममता बनर्जी तक, और भिन्न भिन्न रूपों को धारण किए हुए इस देश के टुकड़े टुकड़े करके चंद टुकड़ों पर राज करने की जो हसरत है, उसके बारे में सोच करने का गंभीर विषय है, जो चुनावों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। खत्म, गया।